मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। जैसा कि आपको मालूम है, मैं जिलों में बैठक करता हूं तो एपिसोड के रूप में आरटीआई के संदर्भ में आपको सूचना देता हूं, आपकी जानकारी बढ़ती है। कभी मैं अन्य बैठकें करता हूं तो भी आरटीआई के संदर्भ में ही जानकारी देता हूं। केस स्टडी के रूप में भी आपको जानकारी देता आ रहा हूं। इस बार लगातार 2 एपिसोड आप देखेंगे उस बैठक का जो हमने सूचना आयोग के कार्यालय में की उन जन सूचना अधिकारियों के साथ जो लखनऊ मुख्यालय पर कार्यरत हैं और जन सूचना अधिकारी हैं। विभागों में जन सूचना अधिकारी हैं, लखनऊ में रहते हैं और उनके भी विभाग के केस हमारे यहाँ लगते रहते हैं। ऐसे करीब 2 दर्जन जन सूचना अधिकारियों के साथ हमने बैठक की और इस बैठक की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें केवल क्वेश्चन आवर हुआ। क्वेश्चन आवर इन द सेंस कि विधानसभा और लोकसभा में जो क्वेश्चन आवर होता है उस तरह का नहीं, एक तरह से यह स्नोत्तर कार्यक्रम रहा, माने जिज्ञासा समाधान का। लोगों के सवाल आए और हमने उन सवालों के जवाब दिए, इससे उनकी जानकारी बढ़ी। पहला सवाल महेंद्र कुमार जी ने किया, जो जन सूचना अधिकारी हैं, प्रथम अपीली अधिकारी भी हो गए हैं, उपायुक्त हैं ग्राम विकास विभाग में, यानी ग्राम विकास आयुक्त के यहाँ उपायुक्त हैं। पहले जन सूचना अधिकारी थे, अब प्रथम अपीली अधिकारी के रूप में वह कार्यरत हैं। उनका सवाल ऐसा है जिसका जवाब सुन करके आपको लगेगा कि आरटीआई आपके लिए बहुत कारगर है। आप इन दोनों एपिसोड्स को क्रमशः देखिए श्रृंखला के रूप में। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि धारा 81J और धारा 11 में अंतर क्या है सर, समझना चाह रहा हूँ। आप खुद बताइए कितना आप समझ पाए हैं। जैसे 81J में आपने क्या समझा? सूचना से मनाही। जी सर। और 11 में? 11 में प्रवक्ता की सूचना होती है कि थर्ड पर्सन की अगर सूचना व्यक्तिगत सूचना है तो नहीं दे सकते हैं। हाँ, तो धारा 11 और 81J में अंतर तो साफ आपने बता दिया। मैं अब इसको और स्पष्ट करता हूँ। जी सर। 81J में सूचना की मनाही। सूचना की मनाही माने सूचना बहुत विस्तृत है, आपका मूल कार्य प्रभावित हो रहा है। जी सर। इतना काम है आपके पास, मतलब या इतनी आरटीआई लगी है और सूचना इतनी विस्तृत है जिसको आप अगर सूचना देंगे तो आपका मूल कार्य प्रभावित होगा। 81J में गोपनीय सूचना भी है, मतलब अगर आपको लगता है यह सूचना गोपनीय है और इसको नहीं दी जानी चाहिए। 81J में वाणिज्यिक सूचना भी है। वाणिज्यिक सूचना का मतलब ये है वह सूचना जिसमें जो है व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का, जैसे टेंडर का नोटिस है या इस तरह का है। संक्षेप में यही है। और धारा 11 में आपने जैसा बताया थर्ड पार्टी सूचना। थर्ड पार्टी सूचना आप बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं थर्ड पार्टी सूचना होती क्या है। थर्ड पार्टी का मतलब वह पार्टी, वह व्यक्ति या वह पक्ष जिसका इस मुकदमे या इस अपील से कोई संबंध नहीं है। एक, जिसने अपील दायर नहीं की है, जिसको सूचना नहीं देनी है, जिसका किसी भी तरह से इससे कोई संबंध नहीं है। एक। दूसरा, वह व्यक्ति जिसकी सूचना दिए जाने से उसका हित प्रभावित हो, वो थर्ड पार्टी यानी व्यक्तिगत सूचना। जैसे बिना प्रमाण के अगर किसी पर आरोप लगाएं कि ये फर्जी सर्टिफिकेट के साथ नौकरी कर रहा है और कहे कि इनका हमको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दीजिए, तो आप नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर वह कोई प्रमाण देता है आयोग को या जन सूचना अधिकारी जो प्रथम अपीली अधिकारी को कि ये फर्जी मार्कशीट से ये नौकरी कर रहे हैं, इसका ये प्रमाण है, तो उसकी असली मार्कशीट आपको दिलाई जा सकती है। फिर वो व्यक्तिगत सूचना नहीं है। लेकिन वो व्यक्तिगत सूचना तब तक है जब तक कि उसके बारे में जो व्यक्ति मांग रहा है कोई पुख्ता प्रमाण न दे। एक तो ये हो गया। दूसरा, थर्ड पार्टी सूचना में जो है आपकी संपत्ति की सूचना है, आपके वेतन की सूचना है, आपकी सर्विस की सूचना है,
ये सारी थर्ड पार्टी सूचना है। चल अचल संपत्ति के बारे में कोई सूचना मांगा, कोई आपके जो है रिश्तों के बारे में मांगे, ये सूचना नहीं दे सकते हैं। लेकिन उसमें भी कई एक चीजें हैं, जैसे थर्ड पार्टी में आपके वेतन की सूचना कोई अन्य नहीं मांग सकता, ये सही है। लेकिन मान लीजिए आपकी और आपकी पत्नी के बीच विवाद हुआ और मामला वहां तक पहुंच गया जब पत्नी कहे कि इनके वेतन की स्लिप मुझे दीजिए, वो स्लिप दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि वह आपकी पत्नी है, उसको ये अधिकार है कि आपके वेतन के बारे में जान सके। संपत्ति के बारे में, पिता की संपत्ति के बारे में अगर पुत्र मांगता है तो संपत्ति की जानकारी दी जा सकती है, लेकिन समाज का कोई और व्यक्ति मांगना चाहे तो नहीं दी जा सकती है। कुल मिला के थर्ड पार्टी का मतलब यह है कि जो सूचना किसी की व्यक्तिगत हो, वैसे आईटी एक्ट में यह भी कहा गया है, मतलब विस्तार से हम करेंगे, जो सूचना संसद और विधानसभा को दी जा सकती है वो सूचना हर व्यक्ति को दी जा सकती है। शर्त यह है कि वो भारत का नागरिक है और उसने जो है विधि पूर्वक आवेदन किया है। लेकिन फिर उसमें जो है बहुत बहुत उपबंध है कि कौन कौन सी सूचना नहीं दे सकते हैं, कौन कौन सी दे सकते हैं। इसमें क्वेश्चन बढ़ा सकता हूँ? हाँ, बढ़ाइए बढ़ाइए। सर, एक प्रकरण ऐसे संज्ञान में है मेरी। एक पत्नी है मेरे कार्यालय में, हाँ। और पति कहता है कि मैंने पत्नी को तलाक दे दिया है। पत्नी कहती है नहीं, न्यायालय मामला विचाराधीन है। पत्नी उसकी व्यक्तिगत सूचनाएं मांगती है, वो लिख के देता है कि ये मेरी व्यक्तिगत सूचनाएं हैं और ये इनको ना दी जाए, ये मेरी पत्नी नहीं है। नहीं, अगर तलाक नहीं हुआ है आप सूचना दीजिए, सूचना देने से आप मना नहीं करते। अगर सर वो पत्नी है उसकी एक्चुअल में, तो तू सूचना दीजिए आप। व्यक्तिगत सूचना ग्रुप में वो भी, उसका भी मैटर व्यक्तिगत हुआ तो दे सकते हैं। नहीं, बिल्कुल दे अगर वो पत्नी तलाक हो जाता है सर, तलाक हो गया है तो अगर भरण पोषण का मुकदमा उसका चल रहा है और उसके लिए जो है उसको विधिक मतलब जो परिवार अदालत में उसको कोई प्रमाण देना है तो उससे पहले वो सूचना मांग चुकी होगी, और नहीं मांगी होगी तो भरण पोषण जब तय होता है तो वेतन स्लिप वो मांग सकती है। वेतन स्लिप के आधार पर फिर उसके भरण पोषण का कोई न कोई प्रावधान परिवार अदालत करेगी। लेकिन टोटली तलाक हो चुका है अगर जी तो वेतन स्लिप अगर मांगे तो आप नहीं देंगे, क्योंकि दोनों पेंशन के डॉक्यूमेंट मांगती है। पेंशन के बारे में तो उस समय जो स्थिति होगी, जब तलाक हो चुका है तब भी अगर तलाक हो चुका है तो पेंशन के बारे में क्यों जानना चाहेंगे, और अगर जानना चाहेंगे तो आप मत दीजिए। या हम कहते हैं अगर देना भी है तो आप उसे विस्तृत कारण पूछिए कि आपको क्यों चाहिए, क्या इससे आपका कोई हित प्रभावित हो रहा है, ये सारे कारण पूछते हुए आप सूचना दें। और एक बात दूसरा है कि आरटीआई एक्ट में कहा है कि सद्भाव पूर्वक सूचना देना, यानी कोई भी सूचना अगर आपसे मांगी जाती है तो आप पहले तो उसको देने के बारे में सोचिए। हमारे यहाँ एक गलत ट्रेंड मैं कह सकता हूँ ये पड़ गया, जन सूचना अधिकारी के पास जब कोई आरटीआई आती है तो पहले ही ये सोच लेता है। ऐसे उदाहरण है मेरे पास बहुत है, हम नहीं कहते हैं कि ये 100% सही है, लेकिन सामान्य रूप से ये ट्रेंड बन चुका है कि कैसे सूचना नहीं देना है ये रास्ता तक चलना चाहिए। और दिक्कत यही होती है, अगर ये देख लें, ये पहले से तय कर लें कि सूचना देना है तो देने के रास्ते निकल सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत है तो दिक्कत के बारे में फिर आयोग तो ही है आपको सुनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बताइए, आपका क्या सवाल है? सर, अभी जो आपने धारा 11 के बारे में बताया तो उसी में एक सूचना हमारे यहाँ मांगी, एक दामाद ने अपने ससुर जी के बारे में सूचना मांगी है कि उनकी जांच की क्या स्थिति है, उनकी चल अचल संपत्तियों के बारे में। इसी तरह बहुत लंबी सी सूचना मांगी है। दामाद को सूचना नहीं दी जा सकती किसी भी तरह की, ससुर के बारे में कोई भी व्यक्तिगत सूचना नहीं दी जा सकती है। बेटी मांगे तो दी जा सकती है, एक्ट में भी और एक्ट के अलावा जो हमारा कानून है उसमें दामाद और ससुर के रिश्ते के बारे में साफ साफ स्पष्ट है
इनका किसी भी तरह का कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिसको निजी रिश्ते के रूप में हम कह सकते हैं। जैसे हम अपना उदाहरण ले लें, मुझे एक लोन लेना था, मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ चीजें कुछ समझने। क्लियर। जब मैं बैंक के पास गया, एक घर हमको खरीदना था, तो उसमें लोन ज्यादा लेना था। ये हुआ कि साझा लोन ले ले, हमारे ससुर जी और हम दोनों। बैंक ने कहा कि ससुर और दामाद का साझा नहीं हो सकता, और अंत में उसने ये राह दिखाई कि बेटी और ससुर के नाम लोन ले लीजिए, घर तो आपका ही है। समस्या का समाधान हो गया। तो समस्या का समाधान कुल मिलाकर मेरे मतलब कि बेटी और पिता का रिश्ता है, साझा है, लेकिन दामाद और ससुर का कोई ऐसा साझा नहीं है जिसमें दामाद अपने ससुर से के बारे में कोई व्यक्तिगत सूचना मांग सके। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकता है। मेरा चीज ये है कि जब अंतरण की बात आती है, जैसे कोई सूचना हमारे यहाँ सर ऑफिस में धारित नहीं है, हमें उसको अंतरण करना है, और हम यह मतलब क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि किस विभाग से संबंधित है, ये चीज हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। उस केस में हमें क्या करना चाहिए? पहला चीज पहला, अब एक एक क्वेश्चन करते जाइए सर। अगर आपकी नहीं समझ में आ रहा है कि ये सूचना कहाँ धारित है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पता करें कि सूचना कहाँ धारित है। आप अपने स्टाफ में बात कर सकते हैं, किसी विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं, अपने अधिकारी से बात करते हैं। इसके बावजूद अगर सूचना देने में देरी हो रही है तो आप वादी को 30 दिन के भीतर ये पत्र लिखिए कि ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ये सूचना किस विभाग से संबंधित और हमको क्या देना है। आप ये भी लिख सकते हैं कि हमने अपनी ओर से स्पष्ट होने की कोशिश की कि सूचना कहाँ धारित है और कैसे देनी है। तो कृपया आप हमको एक अन्य पत्र उसी क्रम में आप हमको ये दें और स्पष्ट बताएं कि सूचना कौन सी है और क्या देय है, क्योंकि हम स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं कि आप मांग क्या रहे हैं। जब आप हमको ये नहीं स्पष्ट हो रहा है कि आप मांग क्या रहे हैं तो हम सूचना कैसे देंगे। लेकिन वही मैंने कहा ना, वह पत्र उसको 30 दिन के भीतर आप लिखिए, और 30 दिन का मतलब ये नहीं होता है कि 29वें दिन लिखिए, क्योंकि यही पत्र तो लिखना है। वो पत्र आरटीआई मिलने के, आवेदन मिलने के 10 दिन के भीतर भी लिख सकते हैं, दूसरे दिन भी लिख सकते हैं। एक बार समझ लीजिए, मैं फिर कह रहा हूँ, सूचना देने का मन बनाइए, तो हो सकता है समाधान निकल आए। इसके बावजूद अगर समाधान न निकले तो आप उसको पत्र लिख करके स्पष्ट रूप से पूछिए, पत्र लिख करके, बुला कर नहीं, क्योंकि ऐसे कई उदाहरण आए जब आप फोन करते हैं तो उधर से धमकी आता, मैं आपसे आयोग मिलूंगा, यहाँ नहीं बात करूंगा। तो बात करने की जरूरत नहीं, आप पत्र से आप उससे पूछिए। नंबर 2 सवाल सर, दूसरा ये है, उसी में अंतरण में ही जैसे एक आरटीआई हमारे, उसमें 4-5 बिंदु पे उसने सूचना मांगी है, वो आंशिक रूप से तो हमारे कार्यालय में है, आंशिक रूप से किसी दूसरे कार्य, तो आंशिक अंतरण के बारे में सर बता दीजिए। आंशिक अंतरण का नहीं, मैं बता रहा हूँ, जो सूचना आपके पास है वो आप 30 दिन के भीतर दे दीजिए, और जो नहीं है वो 5 दिन में 6(3) के तहत अंतरण कर दिए संबंधित विभाग को, उस बिंदु के लिए। हाँ, उस बिंदु के लिए आप एप्लीकेशन उसके पास भेज दीजिए और कहिए बिंदु संख्या ये मेरे संबंधित मैं सूचना दे रहा हूँ 30 दिन के भीतर, और यह सूचना आपके विभाग से संबंधित है। कृपया यह सूचना मेरा पत्र मिलने के 30 दिन के भीतर आप उनको दे दीजिए, अन्यथा आप जिम्मेदार होंगे। वहां 30 दिन जो है आपके अंतरण के, जिस दिन आप अंतरण करेंगे, यानी उसको जिस दिन मिलेगा उससे 30 दिन, न कि जिस दिन आरटीआई आपके यहाँ आई है उस दिन से माना जाएगा। लेकिन अंतरण के संदर्भ में लागू होता है, आपके संदर्भ में नहीं लागू होता है। जिस विभाग को अंतरण जा रहा है उस विभाग को के ऊपर लागू होता है कि आपका पत्र जब मिले उस दिन से 30 दिन के भीतर वो सूचना दे, ये उसके लिए बाध्यकारी है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में आप 30 दिन में सूचना देंगे, 6(3) के तहत 5 दिन में अंतरण करेंगे, और उसका दायित्व होता है कि जिस दिन उसको पत्र मिले उसके 30 दिन वो सूचना दे। सर, अब एक सवाल और है सर, जैसे 6(1) के अंदर आया, आपने बताया कि 30 दिन के अंदर यदि सूचना नहीं देते हैं तो वो प्रथम अपील कर सकता है 19(1) के तहत। तो 30 दिन के अंदर सूचना दी जा चुकी है,
उसके बावजूद भी जो है कि वो प्रथम अपील में जाता, उस केस में सर क्या करना ये चाहिए? उसका अधिकार है। वो सूचना हो सकता है अधूरी हो, न भी अधूरी हो, वो कह सकता है कि अधूरी है। प्रथम अपील में जाने का अधिकार है। प्रथम अपीली अधिकारी उसको संतुष्ट करे जो सूचना आपको दी गई है वो सूचना पूरी है। यदि अधूरी है तो जन सूचना अधिकारी कह सकता है कि ये सूचना अधूरी है, आप पूरी सूचना दे दीजिए। ठीक है। प्रथम अपीली अधिकारी के पास 45 दिन का समय होता है अपील का निस्तारण करने के लिए। ठीक सर। और सर एक चीज सर, जैसे कोई केस निस्तारित हो जाता है तो उसको रीओपन के बारे में सर थोड़ा सा बता दीजिए। तो रीओपन के बारे में ये अधिकार सामान्य रूप से वादी अपना मानता है रीओपन का, कि अगर सूचना से असंतुष्ट है वो, जन सूचना अधिकारी के यहाँ सूचना मिली, नहीं मिली, अधूरी मिली, प्रथम अपीली अधिकारी ने भी उसको सूचना नहीं दिलवाई और आयोग में 19 दिन आ गया और मैंने भी उसकी पत्रावली निस्तारित कर दी आपसे कुछ सूचना शेष दिला करके, और अगर वो आपत्ति लगाता है तो आपत्ति के क्रम में सूचना दिला करके मैंने निस्तारित की। इसके बावजूद अगर वो असंतुष्ट है तो उसको रिकॉल का अधिकार है। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।